वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तुम्हारी अटेंडेंस शीट ही गायब हो गई आज, बताओ। अटेंडेंस शीट बोलती है अटेंडेंस मत लो। कितना अटेंडेंस लोगे? चलो, टुडे इज 27 है ना, 27 अक्टूबर हो गया ना आज। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अक्टूबर पट्टी क्यों बेटा, नवंबर आवन होच्छे। चलो, किरमी चौधरी, एंजल, अनिरुद्ध, प्रेजेंट। ध्रुव, प्रियंका, प्रेजेंट सर। पूजा, प्रेजेंट सर। भूमिका, प्रेजेंट सर। रितेश, प्रेजेंट सर। साहिल, प्रेजेंट सर। स्टेफी, प्रेजेंट सर। ओम पटेल, प्रेजेंट। केसवी राणा, प्रेजेंट सर। कृपल, प्रेजेंट सर। दशनिका, टिशा, प्रेजेंट सर। दर्शित, प्रेजेंट। वंश, प्रेजेंट सर। मयूर, प्रेजेंट सर। खुशबू, प्रेजेंट सर। निराली, प्रेजेंट सर। लीजा, तनुश्री, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अच्छा लीजा भी प्रेजेंट, तनुश्री भी प्रेजेंट, ओके। दीप चौधरी, प्रेजेंट। तन्वी, प्रेजेंट सर। क्या बात है, आज सब बच्चे आए। शिवानी, प्रेजेंट सर। खैनिल, कैनिल, संजो, प्रेजेंट सर। अदिति, प्रेजेंट सर। जील, प्रेजेंट सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज सारे बच्चे आए हैं पीपी सवानी के ऑलमोस्ट। वैकेशन आने वाली इस खुशी में तो नहीं आ रहे हो? कई बार ना एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है जब वैकेशन आने वाली होती है ना, तो बच्चों को पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है। बोले अब तो वैकेशन आने वाली है, उससे पहले चलो थोड़े दिन तक क्लास भर देते अपन। उसका एक्साइटमेंट कुछ और ही होता है। मेरे को भी होता था बोलो ना हाँ। ऐसा। मेरे को भी ऐसा होता था ना, आई नो एवरीथिंग। तो मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता ही होगा। आदित्य, प्रेजेंट। वर्षिल, प्रेजेंट सर। खुशी पटेल, यश, नील पटेल, प्रेजेंट सर। भावना शर्मा, प्रेजेंट सर। ध्रुव मेडापारा, प्रेजेंट सर। व्रज, चंदन, वृत। प्रेजेंट सर। कौन है ये? वृत है? सब ब्रज। ये पिंडी है। वृत, ये वृत पिंडी का नाम। नहीं बेटा, ऐसे नाम मत लो किसी के। अभिषेक, खुश पटेल, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, प्रेजेंट सर। धार्मिक, लक्ष्य, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हर्ष, नंदिनी, प्रेजेंट सर। मनीषा, संजना, जयवीर, पल्लव। एसवी के बच्चे गायब हो गए आज लगता। देवराज, हर्षिल,
हाँ, आज एसवी वाले गुल्ली मार गए सब। कितने नहीं आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो 10 बच्चे नहीं आए। चलो बताओ किस किस का अटेंडेंस रह गया। दर्शनिका इज प्रेजेंट, ललित, हाँ ललित बेटा हो गया आपका, प्रेजेंट हो गया। मनीषा इज प्रेजेंट, दर्शनिका, ललित, मनीषा, और कौन रहता है? हाँ वृत आपका तो प्रेजेंट है ही। और कोई रह गया तो बता दो जल्दी से, नहीं तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो। अभिषेक एसवीवी, बेटा एक ही बार अटेंडेंस लगनी है, 2 बार नहीं लगनी है, है ना? तो जिनका अटेंडेंस हो गया वो नाम मत ले। आज की अटेंडेंस आज ही लगेगी, कल की नहीं लगा दूंगा मैं। चलो तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, देखो इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना। हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, हम 4th और 5th चैप्टर का रिवीजन करेंगे फिर। ठीक है तो 4th और 5th के रिवीजन के बाद फिर हमारा 6th चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है दैट वी विल कवर, एंड वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ योर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बस इसी स्पीड पे अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहोगे ना, जिस स्पीड पे अपन चल रहे हैं उस स्पीड पे अगर आप अपना होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 12th की तो एटलीस्ट मैं गारंटी देता हूँ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 11th आपने मेरे से पढ़ा नहीं है तो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ आप लोगों ने कैसे पढ़ा 11th, लेकिन 12th की फिजिक्स आपकी बहुत ज़ोरदार हो जाएगी अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो। ठीक है और साइड बाय साइड थोड़ा बहुत 11th का भी रिवीजन करते रहा करो, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं। ज़्यादा टाइम मत दिया करो 11th को, आप 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा दे दो, ज़्यादा मत दो, तो 1.5 घंटा तो दो कम से कम, है ना। 1 से 1.5 घंटा देना चाहिए 11th क्लास को भी, उसका भी रिवीजन साइड बाय साइड चलता रहे, है ना। क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये वाला जो टाइम है ना, धीरे धीरे अब जैसे जैसे टाइम आगे आते जाएगा आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जाएगा, है ना। अब जो आपका इक्वेशन बनने वाला है वो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम। ठीक है, ये इक्वेशन अब आपकी फॉलो होने वाली है। ठीक है, तो आपका टास्क होना चाहिए कैसे मैं प्रेशर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम प्रूफ करके दिखाऊं। आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, है ना। आपके साथ होगा ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मेरे पास एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, तो अभी आपके साथ ऐसा होने वाला है ना। जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा ये चीज़ होएगी, बिल्कुल होएगी, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो गया, तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम प्रूफ करके दिखाना है। उसके लिए आपको रोज़ रिवीजन करना तो ज़रूरी है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 11th क्लास के लिए भी आप 1.5 से 2 घंटे रोज़ निकाल लो, तो आपके लिए क्या होगा, ये वाला जो प्रेशर है ना ये कम होते जाएगा टाइम के साथ साथ। अगर आप 11th के लिए भी रोज़ टाइम देना स्टार्ट करोगे 2 घंटे, तो ये प्रेशर आपका धीरे धीरे रिलीज़ होता जाएगा। बात समझ रहे हो। तो अगर नहीं दोगे टाइम तो ये तो होना ही होना है। देखो इसको कोई टाल नहीं सकता है, होनी को कौन रोक सकता है, होनी को कोई नहीं रोक सकता, ये होना ही होना है। ठीक है, सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा ही। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि अगर मैं रोज़ रिवीजन कर रहा हूँ 11th का और 12th के जो जो टॉपिक्स है उसकी भी प्रैक्टिस डेली कर रहा हूँ, तो मैं एक लिमिट तक इसको रिड्यूस कर सकता हूँ टाइम के साथ, है ना। मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। तो ये आप लोगों के हाथ में कि आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हो, है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है बस। योर परफॉर्मेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिवीजन, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका परफॉर्मेंस होता है एग्ज़ाम में, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिवीजन। ठीक है, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उस चैप्टर को, उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना ही करना। ठीक है, उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना ही करना। आप खुद देख लो, अभी हम जैसे कि हर चैप्टर का 2nd रिवीजन कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा आपको 2 रिविजन्स अपने घर में करने हैं इन चैप्टर के,
और रिवीजन करने की भी ना एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा और कल रिवाइज कर लिया, ऐसा नहीं है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका, है ना, अब उसको पढ़े हुए आपको मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन हो ही गए होंगे कम से कम, है ना। 15 से 20 दिन जब एक टॉपिक को हो जाते हैं ना, फिर उसको रिवाइज करो। और रिवाइज करने में आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी बुक उठा लो जो आपके पास अवेलेबल है, उसके कोई भी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लो सॉल्व, है ना। रिवाइज कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ, रिवीजन की स्ट्रेटेजी, बहुत ज़ोरदार स्ट्रेटेजी आपको देता हूँ। कोई भी किताब उठाओ जो आपके पास अवेलेबल है, उसके पहले 10 क्वेश्चन बनाओ, पहले 10 क्वेश्चन उस चैप्टर के। अब उसमें से देखो पहले 10 में से आपको कितने सॉल्व हो रहे हैं, है ना, आपको कितने सॉल्व हुए, अपने आप को आप मार्किंग करो। 10 में से मान लो मेरे 5 सॉल्व हुए या मेरे 8 सॉल्व हुए, जितने भी सॉल्व हुए उसको आप अपने हिसाब से मार्किंग करो। फिर उसमें देखो कौन कौन से टॉपिक्स के आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए। अब आपको उन टॉपिक को रिवाइज करना है, ऐसा नहीं है वापस पूरा रिवीजन लेके बैठ जाओगे। अब उन टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। टॉपिक को रिवाइज करने के बाद फिर आप उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मारो, है ना। क्वेश्चंस मतलब मिक्स क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास अवेलेबल, ऐसा नहीं है एक ही पैटर्न के क्वेश्चन करे जा रहे हो। मिक्स क्वेश्चंस की बुक कोई भी उठा लो और उसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट मारो, फिर देखो आपसे कितने बन रहे हैं। तो इस तरह से आप रिवाइज करते जाओगे तो आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, है ना। और किसी भी टॉपिक को रिवाइज तुरंत मत करो, ऐसा नहीं हुआ जैसे आज अभी मैं जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपका अभी करंटली चल रहा है। रिवीजन उस टॉपिक का करो जो आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज कर सकते हो, आप कैपेसिटर को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके हो गए हैं, है ना। जिन टॉपिक्स को 10 से 12 दिन निकल जाते हैं उनको आप वापस रिवीजन में ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको हर स्ट्रेटेजी फॉलो करती जानी। और उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि जो क्वेश्चंस, मान लो मैंने एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, है ना, तो हम कोई 30 मार्कान तो है नहीं हमारे सारे राइट हो जाएंगे। मान लो मेरे 8 सही हुए और 2 गलत हो गए, तो मेरे 8 में से 10 में से 8 नंबर आ गए, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चंस में देखो आप कौन से कंसेप्ट के आपके गलत हुए, उसके लिए एक अलग से आप एक कॉपी बना लो। उस कॉपी में आप वो लिख लो कि मेरा फर्स्ट टेस्ट दिया था तो मेरा ये रॉन्ग हुआ था, यहाँ पे मेरी मिस्टेक होती है। अब ये हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी मिस्टेक है ना, इसमें कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता है। ये आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, आपको अपने सेल्फ बेसिस पे काम करना पड़ेगा थोड़ा। तो जैसे ही आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, हाँ मेरी ये पहली मिस्टेक थी, मेरी दूसरी मिस्टेक थी, मैंने दोनों को नोट डाउन कर दिया, ठीक है। फिर आप एक सेकेंड टेस्ट इसका अटैम्प्ट मारो, वापस से 10 क्वेश्चन करो, देखो कितने आ रहे हैं। हो सकता है इन 10 क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट आपके रिपीट हो रहे हो, कुछ कंसेप्ट आपके नहीं रिपीट हो रहे हो, है ना। तो अब दोनों टेस्ट में से कंपेयर करो कि आपकी कोई सेम रिपीटिशन मिस्टेक तो नहीं है। अगर सेम गलती आप बार बार कर रहे हो, है ना, सेम रिपीटेड मिस्टेक कर रहे हो आप, वो रिपीटेड मिस्टेक किसी की भी हो सकती है। कई बार हम यूनिट्स में मिस्टेक कर जाते हैं, कई बार हम मैग्नीट्यूड सही नहीं लिखते, कुछ भी हो सकता है, छोटी मोटी सिली मिस्टेक। उस रिपीटेड मिस्टेक को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे कि ये वाली मिस्टेक मेरी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपके कॉपी में अलग से पॉइंट्स बनते जाने चाहिए साइड बाय साइड। जैसे जैसे आप टेस्ट देते जा रहे हो, एक अपनी कॉपी को मेंटेन कर लो, उसमें सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। तो इस तरह से जब आप पैटर्न फॉलो करोगे तो ये स्ट्रेटेजी में आपकी एक्यूरेसी में 80 से 90% तक आपका सुधार आ सकता है ना। 80 से 90% जिन बच्चों के, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कितना भी पढ़ ले लेकिन उनके नंबर बढ़ते नहीं हैं, मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होते। तो मार्क्स इंक्रीज़ होने के पीछे का कारण जो यही है, जिन बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं टेस्ट में, उसके पीछे का यही रीज़न है कि वो सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, है ना। वो अपनी कॉपी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो देख नहीं रहे कि कौन कौन से कंसेप्ट में उनकी सेम मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ पे क्या गलती हो रही है। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता कि आप कौन से टॉपिक में मिस्टेक कर रहे हो, ये आपको सेल्फ जजमेंट करना पड़ेगा। जो टॉपिक्स कवर हो गए उनका सेल्फ जजमेंट करना स्टार्ट करो, खुद से स्टार्ट करो, ठीक है। और जो कंसेप्ट वापस से वीक रह गया तो उसको वापस से रिवाइज कर लो, और तो कोई तरीका है नहीं आपको। इसलिए मैंने आपको बोला है जितना आपका रिवीजन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी।
अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते, बस रिवीजन का मतलब है वो वापस से पूरी की पूरी बुक लेके बैठ जाएंगे। कई बच्चे ऐसा करते हैं, पूरी मान लो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी फिर से पूरी खोल के बैठ जाएंगे, या जो भी बुक उनके पास होगी उसकी थ्योरी पढ़ना चालू कर देंगे। भाई थ्योरी पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है इतना, थ्योरी मत पढ़ो, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पूरी पूरी थ्योरी मत रिवाइज करने लगो। आप क्या करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व एग्जाम्पल्स ले लो या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लो, उनको सॉल्व करो, उनसे देखो कौन सी चीज़ आपसे नहीं हो रही है, फिर जाके आप जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं उसकी थ्योरी जाके पढ़ो। ऐसा नहीं आप पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ते ही जा रहे हो 20 घंटे हो गए आपने बस बुक खोल के बैठे हुए वो थ्योरी पढ़ रहे हो, है ना। तो यहाँ से कोई हमें बेनिफिट होने वाला है नहीं, है ना। ये स्ट्रेटेजी जो फॉलो कर रहे हो उसको बिल्कुल भूल जाएं, इससे हमें कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। हमें क्या करना है, पहली बात तो ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। जितनी वेराइटीज़ के क्वेश्चंस हम देख लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो टॉपिक वाइज आप चलते जाओ, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ, जो जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे उसको अपनी कॉपी में एक मार्क करते जाओ, उसके सॉल्यूशन देखो और फिर उसको लिखो, ठीक है। इस तरह से आपको हर टॉपिक का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप चलोगे तो आपकी एक्यूरेसी में बहुत ज़बरदस्त इंक्रीमेंट आएगा। इसके अलावा आपको बाद में टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा टेस्ट सीरीज़ आप प्रिफर करोगे। बाद में जब आपका 1-2 महीने और निकल जाएंगे फिर बाद में आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना रहेगा। टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से फिर आपके पता चलेगा आपका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है ना। वो मैं आपको बाद में सब डिटेल बताऊँगा। एक बार ये दिवाली का टाइम निकल जाए फिर हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद की जो एक्यूरेसी आपको इम्प्रूवमेंट होगी वो आपको टेस्ट सीरीज़ से होगी। फिर आपको रोज़ एक टेस्ट देना रहेगा, आपके जो नंबर आएंगे आपको नोट डाउन करना है, जो जो मिस्टेक्स है आपको उसके लिए अलग कॉपी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए एक अलग कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक फार्मूला बुक भी बनानी रहती है, वो अभी अब आप बना रहे हो तो अच्छी बात है ना। जो जो फार्मूलेज आपने रिवाइज किए हैं उसकी एक अलग से छोटी सी कॉपी बना लो जिसमें आप सारे फार्मूला लिख दो, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो एक शॉर्ट नोट्स के लिए भी कॉपी बना सकते हो जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स लिखते जाओ, है ना। शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो। तो 3 कॉपी मेरे ख्याल से आप मेंटेन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक फार्मूला कॉपी अलग से बना लो, एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी अलग से बना लो, और एक खुद के एनालिसिस के लिए जो आप मिस्टेक करते हो उसके लिए एक अलग से कॉपी बना लो। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जब लास्ट का एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब आप पूरी बुक तो रिवाइज कर नहीं पाओगे। तब आपके पास खाली इतना ही टाइम होगा कि आप इसको एक बार देख लो, अपनी फार्मूला बुक को खुद की बनाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन सा फार्मूला भूल जाते हो, कौन से फार्मूले में आप गड़बड़ करते हो, वो फार्मूला आप इस कॉपी में लिख दो और इसी को आपको बार बार रिवाइज करते जाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो आप बना रहे हो, जो आप चीज़ें भूल जाते हो या फिर जो कंसेप्ट आपको नहीं याद रह पा रहे उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो। वो खुद से आपको एनालिसिस करके अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ना। इसमें हर एक के शॉर्ट नोट्स अलग अलग होंगे, है ना, क्योंकि सबके दिमाग की स्ट्रेटेजी अलग अलग रहती। तो इसको भी आप रिवाइज करते जाओगे। इसके साथ साथ आपकी जो मिस्टेक्स रिपीटेडली हो रही है, बार बार जो मिस्टेक्स बार बार हो रही है और वो आपकी फाइनल एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप एक कॉपी अलग से बनाओगे। इसको भी आपको देखते जाना है। तो जब एंड मोमेंट आएगा तो आप खाली इतना ही रिवाइज कर पाओगे, इससे ज़्यादा आपको टाइम मिलने वाला नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये 3 कॉपी आप मेंटेन करके चलो। जिन्होंने अभी भी कुछ नहीं बनाया है वो अभी से भी अगर स्टार्ट करें तो वो तीनों कॉपीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम वापस से सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो आप अभी भी अगर स्टार्ट करो तो ये काम आप अभी से भी चालू करो तो आप कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज ही मार्केट से कॉपी परचेज कर लो और जो जो चैप्टर्स आपके कवर हो गए, जैसे अभी मैंने आपके 2 चैप्टर्स कवर करा दिया है ना रिवीजन में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कवर कर लिया और हमने कैपेसिटेंस वाला और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया। तो उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो, उसकी आप फॉर्मूलाज लिख लो, उसके लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो जो गलती होती है उसके लिए अलग कॉपी बना लो, ठीक है। कम से कम ये 2 चैप्टर से आप स्टार्ट करके तो देखो कि आपसे वो कॉपी बन रही है कि नहीं बन रही है ना। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी वैसे बना लेना। इस तरह से स्टार्ट थोड़ा करोगे तो आपको हिंट मिलता जाएगा आगे। फिर कोई दिक्कत आती है, मान लो कहीं पे फंस जाते हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, सर इसमें मुझे दिक्कत आ रही है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे बनाऊँ, तो आप पूछ सकते हो एनी टाइम, मैं आपको गाइड कर लूँगा,
लेकिन थोड़ी मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जो आपका टाइम आ गया थोड़ा सा क्रूशियल है, तो थोड़े से सीरियस हो जाओ अपने लिए, मेरे लिए मत हो, अपने लिए हो जाओ, ठीक है। सबको ये पैटर्न समझ आ गया बेटा अच्छे से? एवरीवन? यस सर। चलो, सर इसमें किसी कोई डाउट है तो बताओ। यस, चलो देखो ये पैटर्न सही में सक्सेसफुल है, आप फॉलो करो, बस इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, यू विल डेफिनेटली स्कोर 90%। तो आपके हंसते खेलते आएंगे अगर आप रोज इतना मेहनत करोगे ना। डेली आप नियम बना लो कि मुझे इतना काम करना ही करना, बस फिर आपको मार्क्स की टेंशन होगी ही नहीं, आप अपने आप ऑटोमेटिकली नंबर आएंगे, बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। जिस बच्चे ने डेली अपना रिकॉर्ड रखा है, मेंटेन करके रखा है, उसको डेफिनेटली सक्सेस मिला ही मिला है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे गड़बड़ हो जी। हाँ, लक फैक्टर भी एक होता है, वो मैं मानता हूँ, एक लक फैक्टर भी आपका होता है, लेकिन वो लक फैक्टर तभी काम करता है जब आप थोड़ा सा मेहनत करते हो, है ना, हार्ड वर्क जब आप करते हो, तो आपका लक फैक्टर अपने आप काम करेगा, ठीक है। तो इस दिवाली पे आप लोग प्रण ले लो सब लोग कि मुझे अपने 3 कॉपीज़ को मेंटेन करना ही करना है। दिवाली पे सब लोग ऐसा प्रण ले लेना, दिवाली से पहले ही ले लो तो अच्छी बात है। 3 कॉपियाँ अपनी बना लो चुपचाप और उसको मेंटेन करते जाओ अपने हिसाब से। ऐसा मैंने आपको हमारे सब्जेक्ट के लिए बताया, ऐसा आप हर सब्जेक्ट में ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो इक्वली। आप हर सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में बनाओ ऐसी कॉपियाँ, मैथ्स में पढ़ रहे हो तो मैथ्स की बनाओ, बायो पढ़ रहे हो तो बायो की बनाओ। मतलब ये स्ट्रेटेजी जनरल है, आप हर सब्जेक्ट में इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो इतनी बात मेरे ख्याल से काफ़ी आज के लिए ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं बच्चे पागल ना हो जाए। अरे ठीक है, इम्पोर्टेंट मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अरे ऐसा तो नहीं लग रहा ना ओवरडोज, ऐसा तो नहीं लग रहा ओवरडोज हो गया कहीं, हैं? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर ज़्यादा बोल दिया आपने, इतना सारा कैसे करेंगे? हाँ चलो ठीक है, फिर ठीक है, नो सर, है ना। चलो अच्छा, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। हाँ, तो आपके एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन बहुत फेमस है और काफ़ी टाइम पूछा भी गया है, तो इसकी संभावना बनती है ना। सपोज करो आपको ऐसा क्यूब दे दिया और इसके सारे एजेस पे रेजिस्टर्स लगा दी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बिल्कुल संभावना बनती है बोर्ड एग्ज़ाम में आने की इस तरह के क्वेश्चंस की, है ना। और सभी एजेस पे रेजिस्टर्स लगा दिए सेम, मतलब 1 ओम के, सपोज करो हर एज पे आपके रेजिस्टर्स लगा दिए, ठीक है। हर एज पे रेजिस्टर लगा दिए 1 ओम के। अब सपोज करो मैंने ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, पॉइंट्स के नेम भी दे देता हूँ। लेट दिस पॉइंट इज A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए। अब मैंने क्या किया, इस A और D के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, A और D पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। और इस बैटरी का वोल्टेज आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है। और आपको बोला गया कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में आप बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स के बीच में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देखो, पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है, सपोज करो यहाँ से कुछ करंट निकला आपका, ठीक है। यहाँ से आपका कुछ करंट निकला, सपोज करो I करंट यहाँ से निकला। अब I करंट यहाँ से निकला तो ये जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका करंट डिवाइड हो जाएगा। देखो तीन ब्रांचेस में यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है। ये तीनों रेजिस्टेंस सेम है, तो तीनों इक्वली करंट ड्रॉ करेंगे, है ना।
तो ये इक्वली करंट मतलब ये I/3 ले लेगा, ये भी करंट कितना ले लेगा, I/3 ले लेगा, और ये भी करंट कितना ले लेगा, I/3 ले लेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो तीनों इक्वली करंट आपके ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ये वाले पॉइंट पे पहुंचा, चलो ए से मैं पहुंच गया एच वाले पॉइंट पे। अब एच जंक्शन पे वापस आपकी करंट देखो डिवाइड हो रही है, फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, तो वापस ये दोनों का रेजिस्टेंस आपका सेम है, तो दोनों इक्वली करंट ड्रॉ करेंगे। तो ये I/3 का आधा ड्रॉ करेगा, मतलब ये कितना हो गया, I/6 ड्रॉ कर लेगा, और ये कितना ड्रॉ कर लेगा, I/6 ड्रॉ कर लेगा। बात समझ आई आप? इस तरह से मैं ए से जब जी पे पहुंचूंगा, तो जी पे वापस देखो करंट आपका डिवाइड हो रहा है 2 ब्रांचेस में, एक तो ई में जा रहा है और एक जा रहा है एफ में। तो एफ में कितना चला जाएगा आपका, वापस I/3 का आधा चला जाएगा, मतलब I/6 चला जाएगा, और यहाँ पे कितना चला जाएगा, यहाँ पे भी आपका I/6 चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप यहाँ पे पहुँचोगे, तो यहाँ पे देखो आपका करंट फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका करंट ऐड हो रहा है। देखो एक तो आपका ये वाली ब्रांच से ऐड हो रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है, I/6 जा रहा है ना, तो I/6 प्लस I/6 ये दोनों ब्रांच के करंट ऐड होके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये I/6 प्लस I/6 कितना हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा आपका I/3 के बराबर। ठीक है, तो I/3 करंट आपका ये वाली ब्रांच में चला गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो G से F आपका जो करंट जा रहा है, ये जा रहा है I/6, और अब ये वाले नोड को एनालिसिस कर लेते हैं, बी वाले को। यहाँ से कितना करंट ऊपर पहुँचेगा, है ना। तो यहाँ से आपका करंट आया, ए से बी आपका आया I/3, फिर से देखो यहाँ पे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, है ना। बी पे वापस जंक्शन है आपका, फिर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। अब इक्वली डिवाइड होगा ना, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम है। इतना कॉमन सेंस तो हमें समझ आता है, हम इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इतना कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि दोनों ब्रांच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये I/6 हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, I/6 हो जाएगा। ठीक है, तो I/6 करंट यहाँ से ऊपर गया, I/6 करंट यहाँ से गया, दोनों ऐड हो गए, तो यहाँ पे कितना हो गया, I/3 हो गया। ठीक है, तो I/3 यहाँ से आया, I/3 यहाँ से आया, और I/3 यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी इक्वली करंट आएगा, तो तीनों का मिला के वापस करंट कितना बन जाएगा, I बन जाएगा, और यही करंट आपका बैटरी में वापस पहुँच जाएगा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आई किस तरह से हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया? यस, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? कैसे हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, सबको समझ आया बेटा? अरे हाँ या ना तो खोल दो। कहाँ बैठ गए सब, सो गए क्या? हाँ यस सर, समझ आ गया, वेरी गुड। ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल करा रहा हूँ मैं अभी, सुबह वाला क्लास हमारा बोर्ड का चलता है, शाम को जेईई का पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में भी देखो इतना अच्छा सवाल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल है, एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं। तो इस तरह से हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो सिंपल सा तरीका है। अब मुझे यहाँ पे एक लूप बनता दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से मैं चलूँ अगर बैटरी से, तो यहाँ से एक लूप मुझे बनता दिखाई दे रहा है, फ्रॉम दिस बैटरी टू पॉइंट ए टू बी, बी टू सी टू डी एंड डी टू अगेन बैटरी। ठीक है, ये वाला एक क्लोज लूप मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये क्लोज लूप पे क्या मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा सकता हूँ? यस, डेफिनेटली मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यहाँ पे लगा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा के देखते हैं कि इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ से देखो बैटरी आपकी 10 वोल्ट की है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँगा तो आपका हो जाएगा +10। ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, फिर आप पहुँच गए ए पॉइंट से। अब ए से बी जब जाओगे तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, विच इज़ -I/3 इंटू रेजिस्टेंस इज़ योर 1 ओम। ठीक है, अच्छा फिर बी से सी गए, तो बी से सी अगेन आपका पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो कितना हो जाएगा, -I/6 इंटू अगेन योर रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम। अच्छा सी से डी गए, तो अगेन आपका पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, कितना करेगा, -I/3 इंटू रेजिस्टेंस इज अगेंस्ट 1 ओम। और नेट पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। नेट पोटेंशियल ड्रॉप आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखो एक ही इक्वेशन से आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा सिंपल। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 10
माइनस 10 इज इक्वल टू, सबको राइट साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 2i/3 प्लस i/6, है ना। यहाँ से आपको करंट का वैल्यू पता चल जाएगा। 10 इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा ये 6, 3 2 जा तो 2 जा 4, 5i, ठीक है। तो i का वैल्यू आपका हो जाएगा 60/5, ठीक है, 60/5 यही हो जाएगा ना, ठीक है। 5 12 जा 60, करंट का वैल्यू कितना आ गया, 12 एम्पियर आ गया, है ना। करंट का वैल्यू आ गया 12 एम्पियर। तो अब करंट का वैल्यू आपको 12 एम्पियर पता चल गया, तो इस बैटरी के अक्रॉस करंट कितना आपका I है और इसका वोल्टेज कितना है V है। तो नेट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR से निकाल सकते हो। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, और टोटल करंट आपका कितना है, 12 इंटू R, है ना। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 10/12। 10/12 मतलब हो गया ये 2 5 जा और 2 6 जा, 5/6 ओम आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो एक ही स्टेप में देखो आपका आंसर आ गया। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ा कि कौन सा लूप मैं सिलेक्ट करूँ। वैसे भी क्लोज लूप आपको यहाँ पे यही दिख रहा है जो सर्किट के साथ कनेक्टेड है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपको इधर ही मिलेगा। तो मैंने यही वाला लूप को चूज कर लिया। तो लूप लॉ लगाने के लिए आपको, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने के लिए, सबसे पहले आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा ना, कौन सी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है ये हमको पता रहना चाहिए। देन ओनली यू कैन अप्लाई द वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा तो सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली एक और सवाल दिया एनसीईआरटी में, काफ़ी अच्छा सवाल है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा, है ना। एक सवाल और है, बहुत ही शानदार सवाल। सपोज करो आपको, अब इसने क्या किया है, इस तरह की एक सेल लगा दिया, है ना। सेल वाले सर्किट्स हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, तो हम सेल वाले सर्किट्स भी कुछ डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें सेल लगी होती है। आपके बोर्ड में से, गुजरात बोर्ड वालों ने से ना, उन्होंने पैरेलल कनेक्शन सेल का रिलीज कर दिया है वो टॉपिक, मतलब हटा दिया। पता नहीं क्यों हटा दिया है, जबकि वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर भी उन्होंने हटा दिया। उसके पीछे का फंडा समझ नहीं आया क्यों हटा दिया होगा, है ना। इस तरह का आपको सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस आपका सेंटर से कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टेंस आपका ये वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपकी एक बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे एक बैटरी बनी हुई है, कितनी, 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 10 वोल्ट की आपकी बैटरी। रेजिस्टेंस आपको सबके दिए हुए हैं 4 ओम, दिस इज रेजिस्टर ऑफ 2 ओम। अब यहाँ पे कोई सिमेट्री वगैरह तो लग नहीं रही है, ऐसा कुछ, है ना। सिमेट्री हर बार लग जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता रहना चाहिए, है ना। बेसिक कंसेप्ट हमें हमेशा पता रहने चाहिए, सिमेट्री हर बार लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये बैटरी आपकी 5 वोल्ट की है, और यहाँ पे बैटरी आपकी 10 वोल्ट की लगी है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। हर ब्रांच में हमें करंट का वैल्यू निकालना है, कितना होगा, है ना। हर ब्रांच में करंट का कितना वैल्यू निकालना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबको क्वेश्चन समझ आ गया। तो पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड आपका होगा, है ना। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पहले ये देखते हैं। तो सपोज करो यहाँ से आपकी कुछ करंट निकली I1, यहाँ से आपकी करंट निकल गई I1, ठीक है, ये वाली बैटरी से। अब ये I1 आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जंक्शन है, ये आपका जंक्शन पॉइंट है ये। अब यहाँ से आपकी करंट वापस डिवाइड हो जाएगी। तो पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लिखना सीख जाओ, है ना। सपोज करो यहाँ पे आपकी करंट गई I2, तो यहाँ पे रिमेनिंग करंट यहाँ पे चली जाएगी I1 माइनस I2 करंट यहाँ पे आपकी चली गई ये वाली ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे आपकी करंट गई I2 और यहाँ पे करंट गई I1 माइनस I2। सिमिलरली आपकी यहाँ पे भी एक बैटरी है, तो यहाँ से भी कुछ करंट बाहर निकलेगा। सपोज करो यहाँ से करंट निकला I3, है ना, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से आपका I3 करंट निकला।
अब अगर ये वाले जंक्शन की बात करूँ, ये आपका बी जंक्शन है, तो यहाँ पे देखो दोनों करंट आपकी ऐड हो रही, दोनों करंट ऐड होके कहाँ चली जाएगी, ये वाली ब्रांच में चली जाएगी। तो ये वाली ब्रांच में आपकी कितनी करंट हो जाएगी, विच इज़ I2 प्लस I3, ये वाली करंट आपकी इस ब्रांच में चली जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ से देखो तो यहाँ पे आपकी करंट कितनी जा रही थी, हाँ यहाँ पे आपकी करंट I1 जा रही थी इधर, है ना, I1 करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही थी। तो अब यहाँ पे आप जंक्शन लॉ लगाओ, तो यहाँ पे करंट कितनी जाएगी ये वाली ब्रांच में, I2 माइनस I3 माइनस I1, ठीक है, सॉरी ये I2 प्लस I3 हो गया ना, ये माइनस थोड़ी होगा, ये दोनों करंट आपकी ऐड हो रही है। और ये वाली करंट आपकी आउटगोइंग करंट है, तो ये ब्रांच में करंट कितनी चली जाएगी, I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है, I2 प्लस I3 माइनस I1, ये वाली ब्रांच में आपकी ये करंट चली जाएगी। अब यहाँ पे वापस जंक्शन आ गया, वापस जंक्शन लॉ लगाओ इस पॉइंट पे, तो ये इनकमिंग करंट, दोनों करंट्स यहाँ पे इनकमिंग है, तो दोनों करंट्स आपकी ऐड हो जाएगी और फाइनली इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चली जाएगी। तो ये करंट कितनी हो जाएगी आपकी, सब करंट्स को ऐड करो, I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2, तो फाइनली आपकी कौन सी करंट बची, I3 करंट बच गई। तो I3 करंट यहाँ से निकली थी और I3 करंट इसमें अंदर एंटर हो गई, मतलब मेरा करंट का एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट है। जितनी करंट बैटरी से निकलती है उतनी करंट वापस बैटरी में आ जानी चाहिए। बैटरी से I3 निकली, I3 आ गई, यहाँ पे बैटरी से I1 निकली थी, I1 करंट वापस अंदर आ गई, ठीक है। तो ये मेरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से मैंने कर दिया, है ना। अब एक बार आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और आपको बोला गया कि फाइंड करो हर ब्रांच में करंट कितना होगा, है ना, तो मतलब आपको I1 का वैल्यू निकालना है, I2 का वैल्यू निकालना है, I3 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। I1 I2 I3 आपको निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए आपके पास एक तरीका है, दैट इज किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। अब वोल्टेज लॉ के लिए आपके पास देखो कितने लूप्स अवेलेबल है, पहले लूप्स देख लो कितने आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास देखो वेरिएबल कितने, 3 है, अगेन 3 वेरिएबल्स, यू नीड 3 इक्वेशंस, तो हमें 3 लूप्स फॉर्म करने पड़ेंगे, है ना, 3 डिफरेंट लूप्स से हमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। बात आपको समझ आ रही सबको। अब यहाँ पे हमारा सर्किट सिमेट्रिक नहीं है बिल्कुल भी, तो हमें बेसिक से ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी सिमेट्रिसिटी आपकी नहीं लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है, ना रेजिस्टेंस आपके सेम है, ना करंट आपकी सेम है, ना आपकी कोई मिरर सिमेट्री है, ना कोई प्लेन सिमेट्री है, और ऊपर से 2 बैटरी भी उसने लगा दी है ना, तो कोई भी सिमेट्री यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको बेसिक से ही हमेशा चलना पड़ेगा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ आपको लगाना ही पड़ेगा, 3 बार लगाना पड़ेगा, 3 लूप में लगाना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपका सिमेट्रिसिटी वाला रूल काम नहीं करेगा। इस बात को सब लोग समझ गए कि नहीं समझे बेटा? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? यस, चलो अब सब लोग लूप लॉ लगा के बताओ मेरे को, I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड करके बताओ। चलो अब थोड़ी एक्सरसाइज आप लोग करो, निकाल के बताओ मेरे को। सब लोग अलग लूप लॉ लगाओगे, 3 डिफरेंट लूप पे लूप लॉ लगाओ, खुद से लगाओ। जब तक आप खुद से नहीं लगाओगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। एक बार खुद से सब लोग ट्राई करो, लूप लॉ लगाना, देखो आप लोगों से सॉल्व होता है कि नहीं होता है। सब लोग ट्राई करेंगे इसको। अच्छा, इसके बाद हमारा देखो व्हीटस्टोन ब्रिज तो हमने कर लिया था। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद आपका आता है मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज के बाद आपका आता है पोटेंशियोमीटर, है ना। 2 डिवाइस हमारे रह गए, वन इज़ योर मीटर ब्रिज एंड अनदर इज़ योर पोटेंशियोमीटर। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 डिवाइसेस के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आते हैं। तो ये दोनों के लिए कॉमन पोर्शन है, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, है ना। दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चंस भर के पूछे गए।
चाहे आपका बोर्ड का पेपर हो, चाहे आपका कंपटीशन का हो, जो भी पेपर हो आपका, तो ये वाले क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल से डिवाइस है, अभी हम रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल से डिवाइस है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, एक ही बार में यू कैन गेट एवरीथिंग, है ना। तो ये चैप्टर का जो मेन क्रक्स है ना वो ये है, आपको जंक्शन लॉ आना चाहिए, किरचॉफ के दोनों लॉस क्लियर होने चाहिए, आपको सर्किट्स के सारे एनालिसिस करने आने चाहिए, प्रॉपरली सॉल्व करने आने चाहिए। और उसके अलावा जो हमने स्टार्टिंग का पार्ट डिस्कस किया था, जैसे कि रेजिस्टेंस वाला पार्ट और रेजिस्टिव वाला पार्ट, वो पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ड्रिफ्ट स्पीड का कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता, है ना। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं मेन टॉपिक्स में से बन जाते हैं। ये कुछ मेन टॉपिक्स है, इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी फ्रेम हो जाते हैं। तो अब आपको शॉर्ट नोट्स जैसे बनाने हैं तो आप शॉर्ट नोट्स टॉपिक बाय टॉपिक बना सकते हो। जैसे ड्रिफ्ट स्पीड का बनाना है तो ड्रिफ्ट स्पीड का एक इक्वेशन है, आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर के सारे जो सिम्बॉल्स है वो आपको पता होने चाहिए, है ना। खुद से आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ आएगा। एक बार स्टार्ट करो बनाना, कोई दिक्कत आएगी तो यू कैन आस्क मी, है ना। लेकिन स्टार्ट आपको लेना पड़ेगा, एक स्टार्ट लोगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। चलो अब जल्दी से बताओ मेरे को, I1 I2 I3 का वैल्यू, हर ब्रांच में कितना करंट होगा। ऑल ऑफ यू हैव टू डू दिस। बेटा ये NCERT का सवाल है, सबको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये सबके लिए कंपलसरी है ना। सबको वैल्यू फाइंड करके बताना है। हाँ, केशवी का आंसर आ गया। बाकी सबको भी निकालना है, सबको आंसर फाइंड करना है बेटा, खुद से सॉल्व करके निकालो कितना आ रहा है। 2.5, 5/8 और 15/8। हाँ सही आंसर है बिल्कुल। I1 I2 I3 का वैल्यू आ गया। अब हर ब्रांच में करंट निकालो कितना कितना आ रहा है। डिफरेंट ब्रांचेज आपको दी हुई है, AB ब्रांच है, BC ब्रांच है, CD ब्रांच है, DA ब्रांच है। हर ब्रांच में करंट का वैल्यू फाइंड करो कितना आ रहा है। फाइंड द करंट इन एवरी ब्रांच। सबने कर लिया? बाकी बच्चों के आंसर नहीं आए, क्या बात है? सबको निकालना है बेटा, कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए, सबको आंसर निकालना है। ऑल ऑफ यू हैव टू फाइंड द आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 4 नंबर का कम से कम आएगा अगर पूछेंगे तो, क्योंकि सॉल्व करने वाला है ना। 4 से 5 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने वाला।
सर बारे बंद करो प्लीज। अच्छा आवाज ज्यादा आ रहा है क्या? ज्यादा नॉइज है क्या? ओके। नाउ इट विल बी गुड है ना? चलता है सर, उसमें क्या। नहीं नहीं, आप लोग बेटा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको लगना चाहिए, पूरा फील आना चाहिए, नॉइस नहीं आना चाहिए ना। इनको देखो, सर की आवाज़ नहीं आती इन लोगों को, शाकबाजी वालों की आवाज़ आ जाएगी। सर कब से चिल्ला रहे वो नहीं सुनाई देता इनको, और शाकबाजी वाला इतनी दूर से चिल्ला रहा है उसकी आवाज़ इनको आ जाती। चलो सब लोग सॉल्व करो बेटा, आंसर निकालो, उसके बाद ही क्लास ओवर होगा। सबको आंसर देना है, फटाफट करो। अरे अभी तक आंसर ही निकाल रहे हो क्या? इतना टाइम लग गया आप लोगों को? हम्म। बद्दा सुई गया। सबको आंसर निकालना है, ऐसे मत करो बेटा, ये रिवीजन का फिर फायदा नहीं होगा। खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिवीजन का लाभ नहीं मिलेगा। पूरा लाभ चाहिए तो आपको खुद से थोड़ा हाथ चलाना पड़ेगा। बस ये 2 सवाल ही हैं एनसीईआरटी में जो बहुत अच्छे हैं, इसी को प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, आपके सारे कंसेप्ट इधर से निकल जाएंगे। आंसर एक बार खुद से निकालो, सब लोग निकालेंगे। इतने गंदे बच्चे आंसर भी नहीं दे रहे। चलो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ फिर, टाइम हो गया बेटा। थैंक यू सर। बस थैंक यू बोलना आ रहा है बेटा, आंसर दे नहीं रहा तू। थैंक यू सर।